दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आर के स्वामी लिमिटेड इसके आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स ये आईपीओ आपको 4 मार्च को मार्केट में हिट होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी ये आईपीओ बाजार में लेके क्यों आई है। और अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स ये जो मेरी राय होगी ये मेरी अपनी राय होगी, ये किसी भी तरह से यहां कोई भी रिकमेंडेशन आप इसे न लीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके लास्ट में ये बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आर के स्वामी लिमिटेड फाउंडेड इन 1973, तो काफी पुरानी कंपनी है। तो आप अगर क्वालिटी को इमेजिन कर रहे हैं किसी कंपनी की तो एक ये फैक्टर होता है कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए। आर के स्वामी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि एडवर्टीजमेंट और उससे रिलेटेड सभी चीजों को कस्टमर को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कस्टमर डेटा एनालिसिस और फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडीज भी प्रोवाइड करती है। यानी कि कस्टमर जो इनके होंगे ये कंपनियां ही होंगी, B2B में कंपनी काम करेगी और अपने कस्टमर को ये मार्केटिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो आर के स्वामी इज डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर दैट लिवरेज डिजिटल इनिशिएटिव एक्सटेंसिवली अक्रॉस ऑल एरिया ऑफ इट्स बिजनेस। तो पूरी तरह से कंपनी जो है वो डिजिटल इनिशिएटिव पूरे अक्रॉस बिजनेस में इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रही है। अब ये शब्द जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर कंपनी टू कस्टमर से रिलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ना फ्रेंड्स वो शामिल होता है। कोई भी चीज इसमें छूटती नहीं है, चाहे वो टीवी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टीजमेंट किया जाए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टीजमेंट किया जाए, कुछ भी यहां पर छूटता नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया यहां पे देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक इसका वर्टिकल हो गया बिजनेस का, और दूसरा है कस्टमर डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप कहते हैं कस्टमर डेटा एनालिटिक्स एंड मार्टेक डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि देखिए आज का जमाना जो है एनालिटिक्स का हो गया, डेटा साइंस का हो गया, इसलिए ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। फुल सर्विस मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कस्टमर आपका कस्टमर आपसे जानना चाहता है अपने पूरे के पूरे मार्केट के बारे में, तो ये उसको करके देते हैं। और साथ ही साथ इन सिंडिकेटेड स्टडीज फुल सर्विस मार्केट रिसर्च करके ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पे क्या कंपनी कह रही है कि इट हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवर 5 डिकेड। जैसा कि मैंने ही आपको बताया कि 1973 ये एक बड़ा जो है एक टाइम पीरियड है जिसमें कि कंपनी को एक्सपर्टाइज है एंड हैव बीन सर्विंग लीडिंग कंपनी सच एज आदित्य बिरला, सन लाइफ, सेरा सैनिटरी वेयर और डॉक्टर रेड्डी इनके क्लाइंट है। EID पेरी क्लाइंट हैं, फ्यूजिस जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, हेवेल्स, हॉकिंस, कुकर्स, हिमालय की बात करें तो इनके क्लाइंट हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, IFB, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अलावा फ्रेंड्स ONGC भी इसका क्लाइंट है, रॉयल इनफील्ड जो कि आइशर मोटर्स के अंतर्गत चलता है, श्रीराम फाइनेंस की, टाटा प्ले की बात करें तो वो इसका क्लाइंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट इसका क्लाइंट है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इसका क्लाइंट है। अब बात करते हैं कंपनी के पूरे यूएसपी की। RKSL आर के स्वामी लिमिटेड ये है डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ इट्स बिजनेस यूज डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल जो प्रोडक्ट जो भी इनकी सर्विसेज है उसमें डिजिटल इनिशिएटिव को पूरी तरह से ये यूज करते हैं। अब 2023 के फिजिकल ईयर में 6 मंथ का एंडेड सितंबर 30, 2023 का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि इन्होंने 818 से 438 क्रिएटिव कैंपेन्स किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और अपने क्लाइंट्स को फ्रेंड्स 97.69 और 140 टेराबाइट पूरा डेटा इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है। अब ये जो डेटा ट्रांसफर है फिजिकल 23 और 6 मंथ का जो है वो 2023 का ये पूरी तरह से ट्रांसफर किया है। और इन्होंने अब कस्टमर का जो इंटरव्यू लिया है वो 2.37 और 1.44 यानी कि पिछले साल और इस साल 6 महीने का जो है कस्टमर इंटरव्यू अक्रॉस सेक्टर, क्वालिटेटिव, टेलीफोनिक, क्वांटिटेटिव सारा कुछ किया हुआ है। क्योंकि देखिए रिसर्च फर्म है तो कस्टमर से जो की बात करना जरूरी है वो ये कर रहे हैं। अब ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनके पास है 2533 एम्प्लॉइज जो कि 12 ऑफिसेस में और 12 फील्ड लोकेशन पे 12 सिटीज में अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट में जो 3 इनका बिजनेस सेगमेंट है वो 12
लोकेशन में 12 ऑफिस है और 12 शहरों में 2533 कर्मचारियों को इन्होंने रखा हुआ है। अब ड्रिवन बाय क्लाइंट्स कॉन्टिन्यूअस डिमांड फॉर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग सर्विस, द कंपनी स्ट्राइव टू परस्यू अ कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी। क्योंकि क्लाइंट का जो इफेक्टिव और इफिशिएंट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने होता है, तो ये कंपनी कह रही है कि हम कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो अप टू डेट स्ट्रेटेजी है, जिसके कारण जो है अ वाइड रेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने में एक सफलता मिलती है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर देखें आप, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बिजनेस सेगमेंट में इनके पास है क्रिएटिव डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडिया इंक्लूडिंग डिजिटल, इवेंट एंड एक्टिव प्लानिंग, एक्टिवेशन प्लानिंग भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का इवेंट कंपनी को रन करना होता है, उसकी प्लानिंग से लेके बाइंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, मतलब जो भी इवेंट्स जो कंपनियां करती हैं एडवर्टीजमेंट के तहत या फिर और भी कोई इवेंट होता है, अदर इंक्लूडिंग पब्लिक रिलेशन का काम हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम हो या फार्मास्यूटिकल कम्युनिकेशन का काम हो, सब कुछ यहाँ ये प्रोवाइड करके देते हैं। उसके अलावा डेटा, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स और मार्टेक बिजनेस सेगमेंट में ये क्या करते हैं कि कस्टमर का डेटा एनालिटिक्स करते हैं, कस्टमर के डेटा की शोध करते हैं और उससे निकाल करके देते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या करने वाला है, क्या खरीद सकता है। डिलीवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है उसका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन कंपनी का जानने की कोशिश करते हैं। कैंपेन मैनेजमेंट, किसी भी तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश अगर कंपनी करती है उसमें कंपनियों की हेल्प करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स है, उसकी सहायता उसमें कंपनियों की सहायता की जाती है। उसके अलावा कस्टमर इंसाइट है, डैशबोर्ड है, सेंटीमेंट एनालिसिस की जाती है, लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर आपको ये करके दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आइए समझ लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल, समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरह से अभी हाल के 3 वर्षों में वो परफॉर्म करते हुए नजर आई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी के एसेट्स जो है वो 390 करोड़ थे, 2022 में ये हो जाता है 406 करोड़ और उसके बाद घट करके ये हो जाता है 313 करोड़, यानी कि 2023 में। और अभी 30 सितंबर 2023 को 252 करोड़ के एसेट्स हैं। एसेट्स लगातार आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। बोरोइंग्स की स्थिति अगर हम देखें, इससे अगर हम कंपेयर करें, सीधे नीचे आ जाते हैं तो 45 करोड़ की जो बोरोइंग्स है वो कंपनी ने घटाया 28 करोड़ और उसके बाद 4 करोड़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बोरोइंग को कम करने का परिणाम यहाँ पे एसेट्स पे आपको नजर आ रहा है। टोटल बोरोइंग इस समय 51 करोड़ रुपए है, यानी कि कंपनी को कभी बोरोइंग्स लेनी होती है और अगर कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो अगर चुकाने का मौका आता है तो कंपनी उससे पीछे नहीं हटती। इसका मतलब यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी बोरोइंग्स ले भी रही है। अब अगर आप सेल्स की बात करें, 183 करोड़ 244 करोड़, यहाँ पे आपको सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद भी सेल्स आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 299 करोड़। तो अगर आप 2021 से 2022 में सेल्स की तुलना करेंगे तो इसकी जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2022 से 2023। और अगर आप 6 महीने 2023 की बात करेंगे तो 142 है, 142 को अगर आप डबल करेंगे तो 285 के आसपास करोड़, 285 करोड़ के आसपास सेल्स आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 2023 की तुलना में ये कम होगा। अगर इसको कंपनी और बढ़ाने में सफल रहेगी तो अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें 3 करोड़ से बढ़कर के 2022 में हो जाता है 19 करोड़, यानी कि 6 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाई दे रही है। जबकि सेल्स उतना नहीं, करीब करीब 30% के आसपास सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट 6 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि मार्जिन इनके बिजनेस का अच्छा खासा है। 31 करोड़ उसके बाद और अभी 7 करोड़ 93 लाख। नेटवर्थ की बात करें, कंपनी के नेटवर्थ है 146 करोड़ 28 करोड़ रुपए, 28 करोड़ 85 लाख रुपए कंपनी के पास रिजर्व्स में है और टोटल बोरोइंग्स इस समय है 51 करोड़। तो यहाँ बोरोइंग्स जो है कंपनी ने ठीक ठाक लेकर के रखा हुआ है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर ग्रोथ को आपने बोरोइंग्स के साथ मैच नहीं किया तो ये एक पेनफुल स्थिति कंपनी के पास आगे आने वाले समय में हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए फ्रेंड्स तो वो है 16% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6% है, क्योंकि कंपनी ने डेट ले रखा हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ज़्यादा नहीं है, 5% के आसपास है। प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है और 5% पैट मार्जिन है लास्ट ईयर का। फ्रेंड्स, कंपनी के अनुसार 3 कॉम्पिटिटर्स पेश किए गए हैं, एफएल इंडिया, लेटेंट व्यू और वर्टोज एडवर्टाइजिंग। तो लेटेंट व्यू, एफएल इंडिया की बात की जाए तो 18 का ईपीएस है और 66 रुपए का यहाँ पर पीई रेशियो है। 7 रुपए के ईपीएस से लेटेंट व्यू अवेलेबल है और उसका है 63 का पीई। और वर्टोज एडवर्टाइजिंग है 9 का ईपीएस और 78 रुपए का यहाँ पर पी है। इसका मतलब साफ है कि आप इस कंपनी के भी हाई पी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कभी भी कंपनियां देखिए, जो जितने भी आप आरएचपी को पढ़े
तो RHP में जब भी कंपनी कंपैरिजन करती है तो उसी के आसपास वो अपने इशू को भी रखती है, अपने वैल्यूएशन को रखती है उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब इस कंपनी के EPS को आपको दिखाता हूं जो कि 7 रुपए है और 3 रुपए पोस्ट IPO हो जाएगा। और अगर FY23 की बात की जाए तो 40 PE है और 91 का जो है आपको यहाँ पे पोस्ट IPO दिखाई दे रहा है। तो 91 ये है आपका PE रेशियो। कंपनी IPO से मिलने वाले पैसे का क्या करेगी? फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय कंपनी फॉर सेटिंग ऑफ डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो, एक स्टूडियो बनाना है उन्हें और इसके लिए पैसा चाहिए। फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कंपनी एंड मटेरियल सब्सिडीज हंसा रिसर्च एंड हंसा कस्टमर इक्विटी, इनकी जो सब्सिडरी है उसको फंडिंग करेंगे। और फंडिंग सेटिंग ऑफ न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर, कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर बनाना है इनको, कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर बनाना है। और उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फ्रेंड्स कुछ और फाइनेंशियल्स जान लीजिए। एवरेज EPS कंपनी का लास्ट 3 साल का 5 रुपए 7 पैसे है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17%, यानी लास्ट 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, 17.36%। पैट मार्जिन जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। पैट मार्जिन साल 20-21 में 1.68%, 21-22 में 7.86% और 22-23 में 10.42 और 6 महीने की बात करें यहाँ पे 5.56 है। तो पैट मार्जिन पे कंपनी ने काम किया है और इसमें सुधार आप देख सकते हैं। प्राइस टू बुक 8.73, 32 के NAV पे सितंबर 30 2023 की बात कर रहा हूं मैं। और प्राइस टू बुक की बात की जाए पोस्ट IPO 4.73 और NAV हो जाएगी 60.93, P91। अब फ्रेंड्स IPO से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन आप यहां पे जान लें। 4 मार्च को IPO खुलेगा और 6 मार्च तक चलेगा। 5 रुपए इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रखे गए हैं कंपनी ने 270 रुपए से लेकर 288 रुपए। 50 का एक लॉट होगा। टोटल इशू साइज है 423 करोड़ 56 लाख रुपए। फ्रेंड्स इस 423 करोड़ 56 लाख रुपए में से 173 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 250 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी कि ये पैसा प्रमोटर के पास जाएगा और ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कि कंपनी ने बताया है कि वो क्या क्या करेगी। यानी ज्यादा पैसा का प्रमोटर लेके निकल रहे हैं। 27 रुपए एम्प्लॉय को डिस्काउंट दे रही है कंपनी। QIB कैटेगरी में 75% रिजर्वेशन है, रिटेल को 10% और NII HNI को 15% यहाँ पे शेयर ऑफर किए गए हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा फ्रेंड्स 7 मार्च को। अगर आपको शेयर नहीं मिलेगा तो 11 मार्च को ये रिफंड होगा और मिल गया तो भी 11 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और 12 तारीख को फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 12 मार्च को IPO की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में। लॉट साइज की बात करें किस तरह से आपको अप्लाई करना है। एक लॉट के लिए 50 शेयरों के लिए 14,400 रुपए। मैक्सिमम अगर आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 650 शेयरों के लिए 1,87,200 रुपए लगाने होंगे। और SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए 700 शेयरों के लिए 2,01,600 और 69 शेयरों के लिए SHNI मैक्सिमम में 3,450 लॉट शेयरों के लिए 9,93,600 69 लॉट के लिए। और BHNI में मिनिमम 70 लॉट के लिए आपको लगाने होंगे 3,500 शेयरों के लिए 10,08,000 रुपए। 1 मार्च को 288 रुपए का देखिए ये हाई प्राइस बैंड है। 55 रुपए इसकी GMP चल रही है जो कि एस्टिमेटेड होगी 343 रुपए पर, जो कि एक एस्टिमेटेड है। GMP पे कभी भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। एक ट्रेंड बताता है 19% यहाँ पे ऊपर लिस्ट होने की संभावना है। 1 तारीख के डेट का ये अपडेट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें ये कंपनी काम कर रही है और हर तरह का काम करके ये कंपनी दे रही है। चाहे वो रिसर्च का काम हो, मार्केट रिसर्च का काम हो, पूरी तरह से मार्केट रिसर्च करके दे रही है। और चाहे वो पूरी तरह से कोई भी कैंपेन चलाने का काम हो, मतलब कस्टमर से रिलेटेड जो एक काम है, किसी भी कंपनी के कस्टमर को समझना और उसके बाद उस तरह के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना, उसमें इस कंपनी का एक्सपर्टाइज है। और जो एक्सपर्टाइज है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी वो है 5 डिकेड की एक्सपर्टाइज है। वो 1-2 साल की नहीं है, 50 साल के भी ऊपर की कंपनी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि प्रमोटर जो है उसी बिजनेस में है, लगातार उसी बिजनेस में है और उसी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, इधर उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरह के मार्केट में है वहां पर भी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। चाहे आप एफएल की बात कर लीजिए, एफएल इंडिया की बात कर लीजिए या फिर लेटेंट व्यू की बात कर लीजिए, दोनों ही इसके कॉम्पिटिटर अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे इनका मुकाबला है। और अगर आप 1973 से साथ हैं इस सेक्टर में, इसका मतलब है कि आपने कंपटीशन को उसी हिसाब से झेला है। और चाहे वो एफएल या लेटेंट व्यू उससे पहले ही लिस्टेड हो गए तो भी आपने इन लोगों को मैनेज कंपटीशन को, इस तरह के कंपटीशन को मैनेज किया है। दूसरी तरफ अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी ने जो है वो लगातार बढ़ाया ही है। लेकिन एक मैटर ऑफ कंसर्न मुझे लगता है कि डेट का है। कंपनी ने यहाँ पर जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा उससे किसी भी तरह के डेट को चुकाने के लिए कोई भी प्रॉमिस यहाँ पर नहीं किया है। यानी कंपनी अभी ग्रोथ के फेज में ही रहना चाहती है और एक्सपेंड करना चाहती है और इस डेट को अभी अपने बुक में रखेगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कंपनी कितना ग्रोथ कर पाती है, जो ग्रोथ कंपनी लेकर के चल रही है, और साथ ही साथ जो डेट है उसको किस तरह से वो मैनेज कर लेती है इन नियर टर्म। सीधा मुकाबला अगर आपका एफएल से है और अगर सीधा मुकाबला आपका लेटेंट व्यू से है तो ये कंपनियां भी कम अच्छी कंपनियां नहीं हैं जिनके पास अपने खुद के रिसोर्सेस से कंपनियां ये दोनों ही चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इधर बीच आए हुए कुछ आईपीओ में कुछ हट करके ये सेक्टर आपको नजर आएगा जहां पर कि आपको मार्जिन जो है इन नियर फ्यूचर सुधरती हुई मुझे लगता है कि नजर आएंगी। इस सेक्टर में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और जिस तरह से मशीन लर्निंग जो आ रहा है उसकी बात करें तो इसका एडवांटेज मिलेगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव चीज़ है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इसका यूज़ करके कॉस्ट को घटाया जा सकता है, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। अगर एआई और एमएल यानी मशीन लर्निंग आएगी तो इस तरह के बिजनेस मॉडल में इनको मदद मिलेगी। अब फ्रेंड्स, अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें तो पी मल्टीपल 23 के अगर अर्निंग की बात करें तो वहाँ पे उसके पी मल्टीपल की बात करें तो यहाँ 91 है, और अगर आपने देखा तो 60, 70, 80 के आसपास बाकी कंपनियां जो तीनों हैं वो मिल रही हैं। तो कंपनी अपने इस आईपीओ को और भी सस्ता कर सकती थी। मुझे लगता है कि और भी रीजनेबल वैल्यूएशन करना चाहिए। देखिए, रीजनेबल वैल्यूएशन का कोई भी सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस एक यूनिक बिजनेस मॉडल मुझे लगता है, इसलिए कंपनी ने अपने पीयर को भी देखा और पीयर कंपैरिजन करते हुए उस हिसाब से वैल्यूएशन किया। और 6 मंथ का यहाँ पर अगर आप डबल करते हैं और साथ में अगर कंपनी जैसा कह रही है कि उसको अदर जो सेकेंड हाफ आता है उसमें कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा आता है तो पी कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन छोटा या उससे बड़ा होने की संभावना मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अभी स्थिति देखिए 4 मार्च जब ये खुलेगा उसके बाद 1 और 2 दिन बाद और ज़्यादा क्लियर होगी, तो लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो सकती है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर की तरह ही अगर ग्रो करती रही तो लेटेंट व्यू और एफएल इंडिया को अगर फॉलो करेगी तो उस तरह के रेवेन्यू, उस तरह के मॉडल के साथ हमें यहाँ पे लेटेंट व्यू और एफएल इंडिया जैसे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी तरह के एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर समझिएगा। ये वीडियो केवल और केवल आपके एजुकेशन पर्पस के, आपके लिए और आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन इसे ना समझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर अगर नए हैं तो, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।